तो हम लोग कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। हमने अभी तक क्या कवर किया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कुछ लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में हैं, कुछ उसके अगेंस्ट हैं, और फेवर वाले पॉइंट्स हमारे पास ज़्यादा थे और अगेंस्ट वाले पॉइंट्स में वी हैव अ स्कोप टू रेक्टिफाई इट, कि हम उन अगेंस्ट वाले पॉइंट को बैलेंस आउट कर सकें। हमने पढ़ा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्मॉल वर्जन है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कोई बाउंड्रीज है ही नहीं, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर को ही नहीं, सभी के लिए फॉलो करना, तो वो बहुत बहुत फैला हुआ है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे हैं, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिक्स्ड है, ठीक है। अब हमने जब सारे प्रॉस एंड कॉन्स, फेवर अगेंस्ट सब कर लिया, तो हमको आगे ये समझना है कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रियलिटी क्या है? रियलिटी का मतलब जो कोई भी, जितनी भी फर्म है, वो सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आखिर कर क्यों रही हैं, ठीक है। एक्चुअली में जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं वो डिलिबरेटली कर रही हैं या उनसे करवाया जा रहा है? क्या सच में ये सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? क्या सच में ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक्चुअली में बेनिफिशियल है या नहीं है? और अगर है भी, है तो सही, वेरी ऑब्वियस है तो सही। अगर ये है तो जितनी भी बिजनेस फर्म्स हैं, दे आर फोर्स्ड टू डू इट और दे आर विलिंगली डू इट। तो दोनों ही बातें हैं। कुछ फर्म्स हैं जो कि बहुत विलिंगली कर रही हैं, नो डाउट, बट कुछ फर्म से हम, जो गवर्नमेंट है, हमारा लॉ है, वो करवा रहा है कि आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। किसी भी सैलरीड पर्सन के लिए CSR नहीं है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप सैलरी लो और अपना पूरा एंजॉय करो, जो टैक्स बनता है बस गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, आपका काम वहीं पे खत्म। लेकिन अगर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको गवर्नमेंट को तो अपने इनकम पे टैक्स देना ही देना है। आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी है। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि आखिर रियलिटी है क्या। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। पब्लिक रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कुछ हमारे पास रूल्स बनाए हुए हैं और उनको, उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। जस्ट टू सेफगार्ड पीपल्स इंटरेस्ट उन्होंने काफी सारे रूल्स बना दिए, जैसे कि अपने प्रॉफिट का परसेंटेज उनको फिक्स कर दिया। जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उस पर उनको लिखना ज़रूरी है कि बिलो 18 ईयर्स को आप नहीं सेल कर सकते हो। और दूसरा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब आप अपने ही प्रोडक्ट के अगेंस्ट स्टैट्यूटरी वार्निंग लिख रहे हो, समझ रहे हो। ये एल्कोहल की शॉप्स हैं, वहां पर उन्होंने बना दिया, क्योंकि ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि इससे ज़्यादा आप किसी को सेल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, वहां पे 10 बजे के बाद आप म्यूजिक नहीं चला सकते। तो उनको लीगली फोर्स कर दिया ना कि आप टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी आप 10 बजे के बाद म्यूजिक नहीं चला सकते। तो ये सब क्या है? ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये थ्रेट है। आप 10 बजे के बाद चलाओगे, आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। अगर आप देखा गया कि आपके यहाँ एल्कोहल सर्व होती है और वहाँ पे 18 ईयर से कम है, 18 से नहीं, सॉरी 21 से कम है, तो आप वहाँ पे आपका लाइसेंस कैंसिल होगा कि आपने सर्व कैसे कर दी उनको, वो तो बच्चे हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस है कि 18 से पहले का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। तो अब अगर मान लो किसी ने चला लिया और वो
पकड़े गए, या हम 14 साल से नीचे बच्चे को एज अ लेबर नहीं रख सकते, तो अगर किसी फॉर्म में ये पकड़ा गया कि वहां पे जो लेबर है वो 14 साल से नीचे के बच्चे लेबर काम कर रही है, तो सोशल वेलफेयर ही तो है। मैटरनिटी लीव आपको कंपलसरी देना ही देना है 6 मंथ्स की, अगर आपने नहीं दी तो उसमें भी आपके ऊपर एक आ जाएगा फाइन। तो ये सारा सोशल वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट कराती है, ये सारा एक थ्रेट है कि पब्लिक रेगुलेशन है जिसकी वजह से उन्हें ये करना पड़ता है। ठीक है। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, लेबर मूवमेंट का मतलब जो हमारी लेबर यूनियंस हैं वो ये पूरा प्रेशर बना के रखते हैं कि जो मैनेजमेंट है, जिनके पास पावर है, वो लेबर को मिसयूज ना करें बिल्कुल भी। ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करा रहे हो तो एक्स्ट्रा आवर्स के आप पैसे दो उन्हें। अगर आप उनको किसी हजार्डियस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर रहे हो तो उनकी लाइफ सेफ्टी की हेल्प आप गारंटी लो। ठीक है। तो ऐसे पॉलिसी नहीं कर सकते हायर एंड फायर वाली पॉलिसी, यानी कि आप जो जितने भी मूवमेंट्स हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो आप आए आज और आपने बोल दिया कि ओके आज अटेंडेंस मत मार्क करो, यू आर फायर्ड। एक इंसान घर से रेडी होकर आया और फिर उसके बाद उसको बोल दो यू आर फायर्ड, तो वो नहीं अलाउड होता। ठीक है। तो वो नहीं अलाउड है। फिर इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे 12th में, पूरा चैप्टर है। अब कंज्यूमर इतना अवेयर हो गया है कि अब कंज्यूमर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कंज्यूमर के भी कुछ राइट्स हैं। तो पहले क्या होता था, एक हमारे पास एक स्लोगन रहता था कैविएट एम्परर का। कैविएट एम्परर मतलब कंज्यूमर इज पहले हमारे पास एक प्रिंसिपल था कंज्यूमर इज किंग। कंज्यूमर इज किंग अब रिप्लेस हो गया है कंज्यूमर इज किंग। ये अब हमारे पास कैविएट एम्परर से रिप्लेस हो गया है, यानी कि लेट द बायर अवेयर। किंग की बात नहीं है, कंज्यूमर इज किंग का मतलब है तो कंज्यूमर की ही मर्जी चलेगी। ठीक है, आज भी कंज्यूमर की मर्जी चलेगी, बट अब वो किंग की बात नहीं है। अब है किसको अवेयर करना, आपको कंज्यूमर को पूरा एजुकेट करना जरूरी है। कंज्यूमर को ये पता है कि हमारी वजह से मार्केट चल रही है, तो कंज्यूमर को ये हक है कि वो उसके बारे में जाने। मतलब कंज्यूमर को ये, अगर कंज्यूमर आपसे पूछता है कि भाई इस पे एक लास्ट डेट कब की है, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, मान लो मैं ब्रेड लेने गई, मैंने ब्रेड वाले से पूछा, मैंने कहा भैया इसकी लास्ट डेट कब है। अब आज 6 तारीख है, उसने कहा 7 दिसंबर। मैंने कहा नहीं भैया तो कल ही एक्सपायर हो रही है, 3 to 4 डेज का तो होता ही है शेल्फ लाइफ, मैं नहीं लेके जा रही। तो ये मेरे पास राइट, और वो मुझे फोर्स भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, जो फॉर्म्स है उनके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से आ गई कि जितने भी फॉर्म्स हैं उनको एक तो एक्सपायरी डेट लिखनी कंपलसरी है और वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। ये तो फॉर्म्स के ऊपर आ गई, ठीक है ना, पब्लिक रेगुलेशन की वजह से। और कंज्यूमर भी अवेयर हो गया है, मतलब वो ये मान ही नहीं सकते कि चलो जी इसने बोल दिया तो हम ले लेते हैं, अरे मैडम कुछ नहीं होता, 2 दिन बाद भी खा लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कंज्यूमर कॉन्शियस हो गया है, कंज्यूमर के अंदर अब अवेयरनेस आ गई है, कंज्यूमर को पता है कि उसके राइट्स क्या हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो ये फॉर्म्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तुमने नोटिस किया होगा अब जितनी भी फॉर्म्स हैं, हर एक फॉर्म का, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेक्टर्स हैं, सब में कंज्यूमर सेल होता है। कैसे इमीडिएटली आप अगर कैब करके आए हो तो इमीडिएटली आपके पास रेटिंग आ जाती है, और आपके पास ये भी आ जाता है कि जिस ड्राइवर के साथ आप जा रहे हो उसका प्रोफाइल क्या है। फिर उसके बाद ये भी आ जाता है कि अच्छा इस ड्राइवर
को आपने क्या रेटिंग दी, क्या आपको ठीक सर्विस लगी, ऐसे करके एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कंज्यूमर को हमें अवेयर रखना है। तो बात यह है कि गलत नहीं चार्ज कर सकते। पहले क्या होता था, कंज्यूमर भी इतने अवेयर नहीं थे, इतने रिसोर्सेज नहीं थे। अभी मैं लास्ट एक जगह आई, मैंने ऑटो किया, ऑटो वाले, मैंने शायद बताया भी था पहले भी एक बार, ये पता नहीं किसको बताया था बैच में, कि मैंने ऑटो किया और ऑटो करके हार्डली मैं 200 मीटर पे एक मोड़ था, मोड़ करके उस ऑटो वाले ने मुझे बोला कि मैडम गैस भरवाऊंगा। तो मैंने कहा भैया गैस भरवाने में तो आपको टाइम लगेगा, और जिस गैस स्टेशन से उसने बोला, मैंने कहा भैया वहाँ तो बहुत भीड़ होती है, आधा घंटा लग जाएगा, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि गैस भरवानी है, मैं आपको नहीं हायर करती, आपने तो कंपनी से बुक किया है मैडम, ऐसे कुछ नहीं होता। मैंने कहा आप मुझे यहीं उतार दो, फिर मैं यहाँ से दूसरा ऑटो ले लूंगी। उसने मुझे उतारा और बिल क्या आ रहा है, 82 रुपीज। अब किस बात के 82 रुपीज दूं मैं उसको? मतलब मेरे को उसने फेयर दिखाया था 150 मेरे डेस्टिनेशन तक का, अब मुझे 82 मांग रहा है। 200 मीटर यूं चलने के मैं तुम्हें 82 रुपीज किस बात के दूं? और वो सड़क पे लड़ना शुरू हो गया, बहुत तेज तेज बोलने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। मैंने कहा भैया रुको, ये पकड़ो पैसे। और मतलब मेरी तो इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं लड़ूं। मैंने दूसरा ऑटो किया, नॉर्मल ऑटो किया, फिर उसके थ्रू नहीं किया, ऐप के थ्रू, और मैंने ऐप में फिर कंप्लेंट डाली। मैंने कहा उसने मुझे कैश देने पे फोर्स किया, उसने मुझसे बदतमीजी करी, और आप लोगों ने फेयर लगाया कैसे इतना 200 मीटर पे? आपको अगर ट्रैक करते हो तो आपको ट्रैकिंग में पता होना चाहिए। तो मैंने पूरा एक उनके ऊपर वो मेल वेल डाली, उनके ऐप पे भी कंप्लेंट बॉक्स होता है उसमें भी डाली, सब कुछ करा, सब कुछ करा। आई डोंट नो कि उन्होंने कितना वो लिया, लेकिन हाँ मुझे पैसे वापस कर दे, और मुझे बोला कि हम वी विल टेक एडिक्वेट एक्शन अगेंस्ट ड्राइवर। ठीक है, ये वर्ड है पूरा कैबे टेम्पर, लेट द फायर अवेयर। तो हुआ क्या, अगर हम कॉन्शियस नहीं होते, अगर हम कॉन्शियस नहीं होते तो क्या हो जाता, हम बस परेशान होते रहते, और परेशान होके हमने उधर भी पैसे दे, इधर भी देते। तो अब कंज्यूमर इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि वो स्टेप ले सकते हैं उस पर। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती जितनी भी फॉर्म्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। बिजनेस एजुकेशन का मतलब एजुकेशन किसको? एजुकेशन कंज्यूमर्स को, इन्वेस्टर्स को, एम्प्लॉयज को, ये सब अब क्या हो गया है, ये सभी अब एक एजुकेटेड सेगमेंट के लोग हैं, और ये एजुकेशन इतनी वाइड स्प्रेड है कि बहुत इजीली मिल जाती है। आज अगर कोई भी गूगल कर देते हैं तो हमें उसके बारे में पता लग जाता है। ठीक है ना, हम फटाफट से किसी से भी पूछे, इवन अगर मैं, मेरे पास एक बार कॉल आया तो उसमें हम एक ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ से इस फॉर्म से बोल रहे हैं, तो इमीडिएटली मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे बोल दिया कि मैम ऐसे कोई कॉल नहीं होते, आप फोन इमीडिएटली काट दीजिए। यानी कि अब क्या हुआ है, मार्केटिंग के नाम पर फेक कॉल्स इतनी हो गई हैं। तो बिजनेस एजुकेशन, जैसे कि अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आरबीआई ने इशू की थी गाइडलाइंस कि कोई भी पर्सन अगर ये बोले कि मैं आरबीआई ऑफिस से बोल रहा हूँ और आपका डेबिट कार्ड जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ है, तो उस पर भरोसा ना करें। आरबीआई नेवर कॉल डायरेक्टली टू कस्टमर। अब देखा जाए तो एक एजुकेटेड पर्सन को ही पता है कि आरबीआई डू नॉट डील विद द पीपल डायरेक्टली। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली डील करते हैं, बट फिर भी हम आरबीआई से कॉल आई सुन के एकदम घबरा जाते हैं। कितने भी एजुकेटेड होते हैं, फॉर सम पॉइंट ऐसा हो ही जाता है कि हम घबरा जाएं। तो ऐसे में हमें बहुत जागरूक बने रहना है, और ये एजुकेशन टाइम टू टाइम हर जगह से आती रहती है। जैसे कि टाइम टू टाइम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने एम्प्लॉयज के लिए
कैंपेन शुरू कर देते हैं, अपने कंज्यूमर्स के लिए कैंपेन शुरू करते हैं कि जैसे कोई बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है तो उनसे सिमिलर नेम रख लिया, तो वो बताते हैं कि ये असली है। जैसे अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स है, तो जब हम उनको कॉल करते हैं तो वो बताते हैं कि असली और नकली अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स कौन से हैं। असली पे ये वाला निशान और ऐसा लोगो होगा, नकली पे ये ऐसा वाला होगा। तो बिजनेस एजुकेशन ही तो है ये, कि वो बता रहे हैं कि असली और नकली में, क्योंकि अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स इज अ वेरी रिच ब्रांड, बहुत पॉपुलर ब्रांड है वो, ठीक है ना। तो वो टाइम टू टाइम वो बताते रहते हैं, जैसे आप उन्हें कॉल करोगे वो इमीडिएटली बताएंगे। उनकी वेबसाइट पे हर जगह ये चीज होगी, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि लोगों को हमारे नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स है, बीकानेर वाला, हल्दीराम, इन सब के रेप्लिकास बन जाते हैं। तो ये लोग बताते हैं कि असली की पहचान क्या है। तो ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, ठीक है ना। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस। ये सब सिमिलर ही हैं, बस थोड़ी थोड़ी बातें अलग हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को पैसा कमाना है, और वो पैसा उन्हें कहां से कमाना है, लोगों से कमाना है। तो उनके कुछ सोशल स्टैंडर्ड्स हैं। उनके सोशल स्टैंडर्ड्स उन्होंने सबने अपने अपने कैटेगरीज फिक्स की हुई हैं। जैसे कि अगर मैं जाती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे एक बहुत ही डेली वियर चाहिए, तो मुझे पता है कि रिलैक्सो की मुझे डेली वियर स्लीपर्स बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, ठीक है। सोशल स्टैंडर्ड्स है उनका। उन्होंने एक बेसिक कंज्यूमर के लिए स्लीपर्स बनाए हैं। अब अगर मैं गई और वहां पे मुझे वो स्लीपर्स, वो कहते हैं कि ये तो 1500 के हैं, मैं 1500 के स्लीपर्स, हमें पता है कि रिलैक्सो के आते ही नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि उस फर्म ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि ये आइटम इतने की ही आएगी। तो उस तरह से ऐसे ही महंगे ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो हर बिजनेस ने कुछ ना कुछ अपने सोशल स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हुए हैं, और उन सोशल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हम उस प्रोडक्ट को जज करते हैं। तो हमें अगर उस लेवल से कम ज्यादा का प्रोडक्ट मिलेगा तो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हम मोचीज का फुटवेयर लेने गए, अब मोचीज का फुटवेयर अगर हम लेने जाते हैं तो हमें पता है, हमको पता है कि मोचीज का फुटवेयर लेने जाएंगे तो महंगा ही आता है थोड़ा, वो कभी भी आपको 200-300 रुपए वाला नहीं मिलेगा। अब मैं गई और उसने मुझे बोला कि मैम ये 400 रुपए के शूज हैं, मैं सबसे पहले उससे क्या सवाल पूछूंगी, ये मोचीज का ही है ना, समझ रहे हो। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सोशल स्टैंडर्ड्स बने ही हुए हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। पहले ना एक मिथ था, मिथ भी था और शायद थोड़ा बहुत सही भी था। ऐसा होता ही था कि ऐसा बोला जाता था कि अच्छा, एक बिजनेसमैन की ना कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं हुआ करती थी बहुत सालों पहले, क्योंकि ये मान के चलते थे कि अच्छा बिजनेस करते हो, ओए बिजनेस वाला तो ना बस 2 नंबर का ही कमाता है, बिजनेस वाला तो ना बस लूट के ही खाता है। मतलब वो एंटी सोशल पीपल माना जाता था अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो, ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं होता था। आप नौकरी कर रहे हो चाहे वो कम की कर रहे हो, दैट इज ओके। क्यों? क्योंकि पहले थोड़ा ये चीज थी कि बिजनेस इंटरेस्ट और जो सोशल इंटरेस्ट था, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें मानी जाती थी कि दीज आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट। बट नाउ बाय द टाइम हम जब मॉडर्नाइज हुए हैं, डेवलप हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, पब्लिक इंटरवेंशन हुआ है, इन सब की वजह से हुआ क्या, ये समझ में आ गया कि नो, दीज टू, the social interest and the business interest are not contradictory, rather they are complementary. A business can grow only by thinking of social issues.
ठीक है, अगर आप सोसाइटी को सर्व अच्छा करोगे इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द सोसाइटी, देन यू कैन अर्न गुड। तो एक्सप्लॉइटेशन वर्ड से, ये जो एक्सप्लॉइटेशन वर्ड है ये सर्विंग में चेंज हो गया है। अब एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा, अब सर्विंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे थियोरी है ये चेंज हो गई है, फिलॉसफी चेंज हो गई है। नाउ द सर्विंग टू सोशल पीपल एंड टू थिंक अबाउट सोसाइटी इज द मेन फिलॉसफी ऑफ एवरी बिजनेस। अभी समझ में आ गया है कि हम उन्हें एक्सप्लॉइट करके नहीं, हम उन्हें अच्छा सर्व करके बेटर लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर सकते हैं, वरना आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस नहीं ले पाओगे। ठीक है, अब एक और थ्रेट क्या आई है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल क्लास। पहले बिजनेस ऐसा कोई माना ही नहीं जाता था कि प्रोफेशनल्स की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब ठीक है, सीएस वगैरह की वैल्यू होती थी, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजर्स, ठीक है, बाकायदा इनको चाहिए। पहले क्या होता था, एक प्रोफेशनल रख लिया, उसको सब आता है जी, वही हमारा लॉ का काम देख रहा है, वही हमारा सोशल इश्यूज देख रहा है, वही हमारा टैक्सेशन देख रहा है। लेकिन नहीं, अब ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एटीट्यूड डेवलप हो चुका है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल हेल्प चाहिए होती ही है, और वो एक क्लास है जिनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, जिनकी अपनी एक जगह है, एंड उस जगह की उनकी इंपॉर्टेंस अलग लेवल है। समझ रहे हो? मतलब अब बाकायदा एमबीए देखो कितनी पॉपुलर हो गई है, पहले एमबीए पॉपुलर ही नहीं थी, पहले कोई एमबीए को मानता ही नहीं था। एमबीए क्या है? एमबीए भी कोई पढ़ने वाली चीज है, मैनेजमेंट भी कोई पढ़ने वाली चीज है। मैनेजमेंट तो जो अच्छा इंसान है उसे आता ही है मैनेजमेंट करना, मैनेज करना कैसे सिखाओगे? बट ऐसा नहीं है ना, सिखाया जाता है ना। आप लोगों को भी तो बचपन से सिखाया जाता है ना कि झूठ नहीं बोलना, डेली नहाना है, कब सोना है, कब खाना है। अभी तक भी तो आपको सिखाते ही हैं, अभी तक भी तो मैं बोलती हूँ रात सोने के लिए, दिन पढ़ने के लिए। तो क्यों? क्योंकि हम आपके अंदर ये स्किल डेवलप करना चाहते हैं। ऐसे ही मैनेजरियल स्किल्स अब रिक्वायर्ड हो गई हैं, इसीलिए इतने सारे ग्रुप्स आ गए हैं। देखो ना, कॉपीराइट इश्यूज कितने ज्यादा आ गए हैं। आप ठीक है, आप फ्रीडम टू स्पीक है, लेकिन फ्रीडम टू स्पीक का ये मतलब थोड़ी ना है कि आप कुछ भी बकवास करना शुरू कर दोगे किसी के लिए भी। ठीक है, तो इस तरह से अब एक प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल क्लास जो कि अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ काम करते हैं वो डेवलप हो गई है। तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते। पहले क्या होता था, एक ओनर है, वही ओनर सर्वे सर्वा है, बस मैं राजा हूँ, मेरी ही बात मानी जाएगी। लेकिन नहीं, अब वो ओनर भी ऐसे हो गए हैं जो थोड़े मॉडेस्ट हो गए हैं। उन्हें पता है कि ये अपने फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोग हैं, सोशल इश्यूज के स्पेशलाइज्ड लोग हैं, हमें उनकी सलाह लेनी है। ये लॉयर हैं, ये सीए हैं, ये मैनेजर हैं, ये ऑपरेशनल्स मैनेजर हैं, ये फंक्शनल मैनेजर हैं, ये परचेज मैनेजर है। मतलब मैनेजरियल एबिलिटी अब इम्पॉर्टेंट हो गई है। मास्टर्स इन सोशल एजुकेशन होने लग गई है। उसका फायदा क्या है? इसीलिए तो जैसे कि साइकोलॉजिकल वर्क लाइफ बैलेंस, ये भी उनके ऊपर थ्रेट आ गया है कि आप अपने एम्प्लॉयज को टू मच इतना काम नहीं दे सकते कि आप अपने एम्प्लॉय से 12-12 घंटे काम कराओ, आप नहीं करा सकते, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। ठीक है, तो उनके ऊपर एक थ्रेट आ गया है क्योंकि अब एक क्लास आ चुकी है। ठीक है, तो ये सब हमारे पॉइंट्स थे कि किस तरह से, वही वाली बात है, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। उन्होंने समझा दिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फुलफिल करनी है, कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो करवाएंगे। एक मूवी में डायलॉग था ना, मटर छिलेगी, हाँ छिलेगी, नहीं छिलेगी तो छिलवाएंगे। था ना एक मूवी में डायलॉग, मैंने प्यार किया में, देखी नहीं होगी तुम लोगों ने, तुम्हारे जमाने की नहीं है, वो हमारे जमाने की है। तो
ये होता है कि अगर आप सीधी तरह से नहीं करोगे तो हम कराएंगे, ये थ्रेट्स हैं, आपको करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास 4 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि एक बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ही है। हमने जब बिजनेस को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हु डू सम एक्टिविटीज इन फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। हमने फीचर्स भी पढ़े थे जब बिजनेस के, तो उन फीचर्स में भी यही था कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यानी कि अगर बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसकी कुछ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, लाइक दे शुड सेल और प्रोड्यूस द गुड्स विच अ सोसाइटी वांट्स। आप कोई भी इस तरह के गुड्स नहीं प्रोड्यूस करिए जो सोसाइटी में को नहीं चाहिए या सोसाइटी के फेवर के लिए नहीं है, ऐसे कोई भी गुड प्रोड्यूस मत करिए। तो अ बिजनेस शुड डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रिलेशन व्हाट अ पब्लिक वांट। एक पब्लिक को क्या चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है, वही चीजें प्रोड्यूस करें, वही सेल करें। आप अननेसेसरी अनवांटेड चीजें डाल रहे हो मार्केट में जिसकी कोई जरूरत नहीं है, आप कहोगे यार बाजार जाओ काम की चीज तो मिलती नहीं, बेकार की चीज मिल जाती है। ठीक है, या ऐसी चीजें जो पब्लिक सेफ्टी के लिए नहीं है वो भी आपको प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, क्योंकि ऐसे बहुत सारी गुड्स हैं जो पब्लिक वेलफेयर में नहीं होती, फिर भी वो प्रोड्यूस तो हो ही रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो रही, और लीगली भी हो रही हैं। तो कई बार हमारे जो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं, बट एक अच्छा बिजनेस पर्सन वही है जो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक बैलेंस आउट करके रखे। अंत की तंत्र यही है कि बैलेंस आउट करना जरूरी है, कॉन्ट्राडिक्शन तो हर जगह मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने कहा कि उसकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ को पूरा फॉलो करे। अ बिजनेस फर्म शुड नॉट डू एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट लॉ, ऑल द एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब कुछ पॉइंट्स है जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं फॉलो कर रही, वो एथिकल फॉलो कर रही है। क्या फॉलो कर रही है, आपका बिहेवियर को फॉलो कर रही है। ठीक है, जैसे कि वो ये कहती है कि लीगल लॉ ने तो ये कह दिया कि आपको ये बाउंड्रीज फिक्स हैं, लेकिन आपके एथिक्स क्या कहते हैं, आपके एथिक्स भी तो ये कहते हैं। उन्होंने कहा 14 साल से नीचे के बच्चे को काम नहीं आप करवा सकते, तो आपके एथिक्स भी तो ये कहते हैं 15-16 साल के बच्चे से भी क्यों कराना है, मत कराओ। या उन्होंने ये बोल दिया कि मैटरनिटी लीव के डेज क्या होते हैं, लेकिन आपके एथिक्स तो ये कहते हैं ना कि एक लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उससे ऐसे काम मत करवाइए जो उसकी सेहत के अगेंस्ट हो। तो ये तो आपके एथिक्स कहते ही हैं। आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट मत कीजिए। आपके यहाँ दिवाली सेलिब्रेट होती है, लेकिन आपके यहाँ कोई और रिलीजन है जिनके यहाँ दिवाली नहीं होती है, तो आप दिवाली की छुट्टी कर रहे हो और उनसे काम करवा रहे हो ये कह के कि भाई आपके यहाँ तो ये फेस्टिवल नहीं होता, आप हमारे यहाँ काम करो, और फिर जो उनका फेस्टिवल होता है उस पे भी उनको छुट्टी मत दो क्योंकि हमारे यहाँ तो ये नहीं होता। तो आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी ही होगी। हम ये नहीं कर सकते कि अपना रिलीजन अच्छा और उनका रिलीजन खराब है। बहुत ही जैसे सेंसिटिव टॉपिक है ऑल्दो ये, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसके बारे में बात कर नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो लॉ कवर नहीं करता। ठीक है ना, रिलीजियस थिंग्स लॉ कवर नहीं कर रहा, लॉ कभी फोर्स नहीं कर रहा कि आप इस रिलीजन को मानो। लॉ ये फोर्स नहीं कर रहा कि आप अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसे पूरे, जैसे गवर्नमेंट में तो पूरे आपको 1 साल 2 साल का चाइल्ड केयर लीव मिलता है गवर्नमेंट ऑफिसेस में, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अब वो 2 इयर्स चाइल्ड केयर लीव कभी भी ले सकते हैं। अगर किसी के बच्चे के बोर्ड एग्जाम्स हैं और उनके पास वो लीव्स हैं तो इवन दे कैन अवेल दैट लीव एट दैट टाइम ऑल्सो, कि हमारे बच्चे के बोर्ड एग्जाम्स हैं तो हमें अपने बच्चों के लिए 3 महीने के लिए लीव चाहिए। 2 साल की टोटल चाइल्ड केयर लीव मिलती है। बट
आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप बिजनेस चला रहे हो, आप 2 साल की नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम उसकी सही ध्यान तो रख सकते हो। अगर एक कोई ये बोलता है आज मेरे बच्चे का बोर्ड एग्जाम है, तो मैं उसे स्कूल ड्रॉप करके फिर थोड़ा लेट आऊंगा, तो ये तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे ये अलाउ कर दे, नहीं नहीं आपको 9 बजे ऑफिस आना, आपको 10 बजे ऑफिस आना है। भाई ये तो आप सेंटिमेंट्स उसके सोच ही सकते हो ना, राइट? तो ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो बचा कुचा है सब डिस्क्रिशनरी में आ गया। वॉलेंटरी ऑब्लिगेशन है, अर्थक्वेक आया, आपको लग रहा है ठीक, आप उसमें कंट्रीब्यूशन दो। आपको लगता है कि हम अपना इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देंगे, आपको लगता है कि हम चाहे एक बच्चे की पढ़ाई का उठाएं, लेकिन हम एक बच्चे की पूरी फुल फ्लेजेड पढ़ाई का हम लेंगे। हम कुछ भी इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं, एक हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने के जो एक्ट्स होते हैं, ये सब आपके डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी है बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू। ठीक है ना? तो इस तरह से ये हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया। गॉट इट? फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। कौन से डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं हमारे पास? जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स। देखो, अगर एक सोल प्रोप्राइटर है तब तो वही ओनर है, तो वो अपने बिजनेस को पूरा संभाल ही रहा है, तो उसके लिए तो खैर ये पॉइंट बहुत ही इररिलेवेंट सा है। बट एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, या एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं लेकिन एक्टिव पार्टनर्स थोड़े से ही हैं। मान लो एक्टिव पार्टनर्स में 4 ही हैं, बाकी हो सकता है 10 ऐसे पार्टनर्स हो जो एक्टिव पार्टनर्स नहीं है। तो उनके टुवर्ड्स जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ओनरशिप राइट्स लिए हैं, तो एक कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दैट पीपल क्या है कि उनको टाइमली जो भी रिटर्न है वो रिटर्न्स उनको दें, यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट। टाइमली उनको जितनी भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी समराइज्ड फॉर्म दें। व्हेनेवर दे वांट उनको रेगुलरली इंफॉर्मेशन व्हाटएवर दे वांट एक्यूरेट और फुल इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स है, क्योंकि उन्होंने आपके फर्म में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए, दे हैव अ राइट। तो आप ये नहीं कह सकते कि पैसा लेने के बाद तो भैया आप बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया, और जब वो आए, हु आर यू? 2 शेयर्स लेके तुम ज्यादा कंपनी में बन गए। उसने चाहे 2 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट की है, बट स्टिल इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ही है। फिर टुवर्ड्स वर्कर्स, अब इतनी कहानियां मैं तब से सुना रही हूं, ये पॉइंट तो तुम ही लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि टुवर्ड्स वर्कर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बताओ, तुम बताओ अब ये टुवर्ड्स वर्कर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। ये तो बता ही सकते हो, मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ। बोलो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने वर्कर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं? क्या? बहुत देर से पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी बातें बताई हैं।
कि जब उनको ओवर टाइम करवाएं तो उसके एक्स्ट्रा पे देनी चाहिए। उनको कुछ कुछ टाइम के अंदर जो नॉर्मल हॉलीडेज वगैरह देनी चाहिए। उनको रेगुलर हॉलीडेज, उनको वर्क ब्रेक, उनको फेयर वेज, ओवर टाइम का वेज सब टाइमली देना चाहिए। उनको बेसिक अमेनिटीज, वाटर एंड वॉशरूम्स, तो बेसिक अमेनिटीज जो होती हैं वो फैसिलिटीज भी उन्हें देनी चाहिए। ठीक है, ये तो टॉपिक बिल्कुल ऐसा है कि हम सारा कवर कर चुके हैं। टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फर्म की? कंज्यूमर्स की मतलब वो जान सकते हैं कि प्रोडक्ट कब एक्सपायरी हो रहा है, कि हम सही रेट पर सही प्रोडक्ट दें, हम ओवर चार्जिंग ना करें, हम पुराने प्रोडक्ट्स ना दें, हम बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना दें। ठीक है ना, ये कंज्यूमर के प्रति है। गवर्नमेंट के प्रति टैक्स टाइम पे दे दो। और कोई भी कम्युनिटी के प्रति, कम्युनिटी मतलब कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, मतलब अगर हमने हमारी फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा गैसेस, धुआं निकलता है तो हमें रेजिडेंशियल एरिया में नहीं ओपन करना चाहिए। हमें ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पे उस धुएं का जो, उसके लिए प्रॉपर हम चिमनीज लगाएं। हमें अपने आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ये सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, समझे? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.